गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, फोटोन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी पार्ट सेकंड का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम पढ़ लिए थे, क्या पढ़ा था हमने? कि हमने पढ़ा था कि जो ऊष्मा है, ऊष्मा के बारे में पढ़ा था। जो ऊष्मा की अवधारणा होती है उसके बारे में हमने कुछ डिस्कस कर लिया था, कंप्लीट हो गया था कि ऊष्मा क्या होती है ना। ऊष्मा कौन से फॉर्म में होती है, ऊष्मा एक पथ फलन होता है, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी, बिना एनर्जी के कोई कार्य नहीं होता है, बिल्कुल। अगर एनर्जी होगी तो ही कार्य होगा, है ना। तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कि कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी बोल सकते हो। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, मतलब ऊर्जा होगी तभी कार्य करना पड़ेगा। अगर ऊर्जा ही नहीं है, किसी के पास बिल्कुल न्यूट्रल कंडीशन है, एनर्जी नहीं है, तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। नॉर्मली रूप से आप देख लो, कोई व्यक्ति है खाना नहीं खाएगा 2-4 दिन से, है ना, तो उसका शरीर ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल, मतलब कोई भी काम ढंग से नहीं करेगा, एक्साइटेड होके नहीं करेगा, है ना। तो एक प्रकार से बोल सकते हो, आलसी बोल सकते हो, है ना। तो जो ऊर्जा होती है वो कार्य करने की क्षमता होती है। जितनी ऊर्जा होगी उसकी कार्य करने की क्षमता उतनी क्या होगी? अधिक होगी। उतना ही वो क्या करेगा? उछल कूद करेगा, उतना ही वो एक्साइटेड होगा। तो यहाँ पे कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? ऊर्जा बोलते हैं। सामान्य रूप से जो तंत्र की ऊर्जा होती है, जो तंत्र की ऊर्जा होती है, वह उसकी आंतरिक ऊर्जा ही होती है, वह उसकी आंतरिक ऊर्जा ही होती है। क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा ही होती है, आंतरिक ऊर्जा ही होती है। मतलब जो थर्मोडायनेमिक में हम जिस ऊर्जा की बात करते हैं वो ऊर्जा कौन सी होती है? उसकी इंटरनल एनर्जी होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है। अगर ऊर्जा की बात करें तो हमें क्या समझना है? कि आंतरिक ऊर्जा की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। ऊर्जा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, केवल 2 प्रकार की। फर्स्ट है कौन सा? बाह्य ऊर्जा, जिसको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी, बाह्य ऊर्जा। एक्सटर्नल एनर्जी, व्हाट इज एक्सटर्नल एनर्जी? एक्सटर्नल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का एडिशन होता है। मतलब किसी भी तंत्र में, किसी भी वस्तु में जो गतिज ऊर्जा होती है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है, उन दोनों का जो योग होता है वो ही क्या होती है? उसकी एक्सटर्नल एनर्जी होती है, बाह्य ऊर्जा होती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि किसी तंत्र की जो बाह्य, ये एक्सटर्नल एनर्जी होती है, उसका उपयोग हम ऊष्मागति में नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल एनर्जी जितने भी हम ऊष्मागति में जो भी पढ़ेंगे उसके अंदर इसका कोई रोल नहीं होता है, इसका कोई योगदान नहीं होता है। योगदान होता है तो किसका होता है? उसकी आंतरिक ऊर्जा का होता है ना।
जब सिस्टम में चेंजिंग करते हैं तो परिवर्तन आता है केवल आंतरिक ऊर्जा में, बाह्य ऊर्जा में परिवर्तन नहीं आता है। तो हम इसको नेग्लिजिबल मानते हैं, नगण्य, मतलब इसका कोई योगदान नहीं होता है। योगदान होता है केवल आंतरिक ऊर्जा का योगदान होता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं ऊर्जा की बाह्य ऊर्जा। यह है तंत्र या बोल सकते हो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का योगफल होती है, मतलब इनका टोटल होती है। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा किसी तंत्र या वस्तु का विद्युत क्षेत्र, विद्युत या बोल सकते हो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय या गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण स्थितिज, या भी लिख सकता हूं या लिख दो स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसी तंत्र का विद्युत क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण उत्पन्न होती है। मतलब कोई वस्तु है, अगर किसी क्षेत्र में, माना विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में या गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित होती है, स्थिर है, स्थित है, तो उस स्थिति में जो उसकी एनर्जी होगी वो बाह्य एनर्जी होगी, वो क्या होगी? आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तथा वस्तु या तंत्र की गति के कारण, मूवमेंट करेगा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती, गतिज ऊर्जा होती है। दैट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई वस्तु गति करती है, मूवमेंट करती है, तो उस दौरान उत्पन्न ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा होगी। या बोल सकते हो कि किसी तंत्र, कोई तंत्र या वस्तु चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित है, तो उस बलीय क्षेत्र, जो क्षेत्र है, उसके कारण उस वस्तु में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उस क्षेत्र के कारण वस्तु में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वो क्या कहलाएगी? उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो इन दोनों ऊर्जाओं का योग क्या होती है? बाह्य ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा का, कौन सी ऊर्जा का? वायु। इस ऊर्जा का ऊष्मागति की में कोई योगदान नहीं होता है, कोई योगदान नहीं होता है, मतलब इसका कोई उपयोग नहीं है, कोई वो नहीं है कि इसका हम उपयोग करें, इसका मतलब कोई रोल नहीं है इसका। ठीक है, रोल केवल किसका रहेगा? इसकी आंतरिक ऊर्जा का। तो ये हो गई एक्सटर्नल एनर्जी, जिसका हम थर्मोडायनेमिक में कभी यूज नहीं करते हैं, कभी काम में नहीं आती है ये एनर्जी, है ना, कभी काम में नहीं आती है। अवस्था परिवर्तन करोगे तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन क्या आएगा? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आता है। ठीक है, अब ये स्पष्ट हो गई आपकी बाह्य ऊर्जा। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड टाइप देख लेते हैं। आंतरिक ऊर्जा।
इंटरनल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। वस्तु या तंत्र में या कोई भी पदार्थ मान लो, है ना, अणु होते हैं। अणु में क्या होती है? ट्रांसलेशनल मोशन होती है, वाइब्रेशनल मोशन होती है ना, रोटेशनल मोशन होती है, गतियां होती है। मतलब कोई अणु होता है, अणु के अंदर स्थानांतरण गति होती है, जो जैसा कि हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपने नहीं पढ़ी होगी लेकिन फिजिक्स में पढ़ा होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके एक तो सेकेंड ईयर में चलता है ऑर्गेनिक के अंदर और फाइनल में चलता है। तो वहाँ पे रोटेशनल, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन ये सब चलेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो कोई भी पदार्थ होता है जिसके अंदर कोई अणु होता है, अणुओं में क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। ठीक है, तो अणुओं का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण का मतलब है कि एक ऊर्जा लेवल से दूसरे ऊर्जा लेवल में ट्रांजिशन होता है। ठीक है, उस दौरान जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है वो एनर्जी, एक तो मतलब एनर्जी लेवल होते हैं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। यहां से कोई अणु यहां जाएगा या यहां से यहां आएगा तो जो एनर्जी होगी या तो एनर्जी मुक्त हो या एनर्जी या तो रिलीज होगी या अवशोषित होगी, दो ही काम होंगे। तो ये चीजें हैं, तो वहां पे एनर्जी उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न होगी या तो अवशोषित होगी या निकलेगी। ठीक है, ओके। तो कोई भी अणु है, उस अणु में स्थानांतरण हो रहा है, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होता है। अणु में उपस्थित परमाणु में क्या होता है? वाइब्रेशन होते हैं। अणु परमाणु क्या करते हैं? कंपन करते हैं, कंपन गतियां करते हैं। वो हम ऑर्गेनिक सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक के अंदर वो सारी चीजें कि कंपन कैसे होता है, रोटेशन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है कणों। तो तीन प्रकार की गतियां होती है किसी अणु में, एक तो स्थानांतरण गति, एक कंपन गति और एक घूर्णन गति, है ना, रोटेशन होता है। तो यहाँ पे इन तीन गतियों के कारण जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है वो एनर्जी टोटल एनर्जी। एक तो ये एनर्जी स्थानांतरण गति, कंपन गति, घूर्णन गति, इन तीनों के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो एनर्जी, प्लस अणु में परमाणु होते हैं। परमाणु में क्या होते हैं? नाभिक और इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न ऊर्जा वो गई, ये हो गई E1 और ये हो गई E2। तो टोटल एनर्जी मतलब घूर्णन गति, कंपन गति, स्थानांतरण गतियों के कारण उत्पन्न ऊर्जा E1 मान लिया पूरी। और परमाणु में उपस्थित नाभिक व इलेक्ट्रॉनों, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न ऊर्जा E2 हो गई। इन दोनों को मिलाकर जो ऊर्जा आ रही है वो ऊर्जा क्या कहलाती है? आपकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन, इनके मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। आकर्षण के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होगी वो एनर्जी, अब कितना आकर्षण होता है वो डिपेंड करता है उसकी साइज के ऊपर, है ना। तो आकर्षण के कारण उत्पन्न नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो आकर्षण होगा उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो ऊर्जा, प्लस कंपन गति, कंपन गति, स्थानांतरण गति और घूर्णन गतियों के कारण उत्पन्न ऊर्जा, इन सभी को सम्मिलित रूप से क्या बोल सकते हैं अपन? आंतरिक ऊर्जा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आंतरिक ऊर्जा बोल सकते हैं। ये ऊर्जा ही उष्मागतिकी के अंदर काम में आती है। तो देखो लिख लेते हैं, किसी पदार्थ के अणुओं में स्थानांतरण कंपन व घूर्णन रोटेशन, घूर्णन गतियों के कारण उत्पन्न ऊर्जा तथा उपस्थित
जो भी उपस्थित है, उपस्थित नाभिक व इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न ऊर्जा उत्पन्न ऊर्जाओं को सम्मिलित रूप से आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। सम्मिलित रूप को आंतरिक ऊर्जा या बोल सकते हो अंतर्निहित ऊर्जा कहा जाता है। अंतर्निहित ऊर्जा कहा जाता है। इंटरनल एनर्जी या इंट्रिंसिक एनर्जी कहा जाता है। मतलब इंटरनल एनर्जी होती है वो थर्मोडायनेमिक में उपयोगी होती है और एक्सटर्नल एनर्जी थर्मोडायनेमिक में उपयोगी नहीं होती है। इंटरनल एनर्जी होती है किसी पदार्थ के अणुओं में, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, एक वाइब्रेशनल मोशन हो गया, एक रोटेशनल मोशन हो गया। इन गतियों के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, एक तो वो ऊर्जा प्लस अणुओं में उपस्थित जो परमाणु है, परमाणु में उपस्थित जो नाभिक है, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा है, उन सभी ऊर्जाओं को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है, इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। ऊष्मागतिकी के अंदर इन्हीं का ही उपयोग होता है, इसी ऊर्जा का उपयोग होता है। अगर आंतरिक ऊर्जा बोले या ऊर्जा बोले, दोनों एक ही बात है। ठीक है। आंतरिक ऊर्जा का ऊष्मागतिकी में महत्वपूर्ण योगदान होता है। योगदान होता है। ठीक है। दैट्स इंपॉर्टेंट इन थर्मोडायनेमिक। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? दैट्स इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी होती है वो ऊष्मागतिकी के अंदर इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर हम विभिन्न डेरिवेशन करते हैं। जहां भी थर्मोडायनेमिक में ऊर्जा की बात आती है, इसका मतलब कौन सी ऊर्जा है? ये आंतरिक ऊर्जा है। क्या है? आंतरिक ऊर्जा। भाई ये ऊर्जा का कोई जिक्र नहीं होता है ऊष्मागतिकी के अंदर। केवल ऊर्जा की बात आए तो आपको क्या समझना है कि आंतरिक ऊर्जा की बात ही हो रही है। क्या हो रही है? आंतरिक ऊर्जा की बात ही हो रही है। ठीक है। इसके बाद में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा या बोल सकते हो आंतरिक ऊर्जा से संबंधित कुछ बिंदु। ठीक है। पहला बिंदु बात कर लेते हैं। आंतरिक ऊर्जा को U या E से प्रदर्शित किया जाता है। E से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा पॉइंट, इसका मात्रक जो ऊर्जा का है वही रहेगा। इसका मात्रक एसआई पद्धति में, नॉर्मली रूप से आप देख लो एसआई पद्धति आती है। एसआई पद्धति में जूल या किलो जूल होता है।
आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, पहले पढ़ा दिया था मैंने। आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, पथ फलन नहीं, पथ फलन नहीं, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करती है, अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करती है। क्या करती है? प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करती है। जैसे मैं देख रहा हूं ए कंपाउंड है, ये कोई कंपाउंड है, ए अवस्था से कौन सी अवस्था में जा रहा है? बी अवस्था में। ठीक है, बी से कहां जा रहा है? ए अवस्था में ये जा रहा है। ठीक है, कोई समस्या? ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि डायरेक्ट वन साइड ही लिख सकता हूं कि एग्जाम्पल देख लो कि यहाँ पे कोई तंत्र है, ए अवस्था से कौन सी जा रहा है? बी अवस्था में। यहाँ पे इसकी आंतरिक ऊर्जा मान ली हमने ई ए और इसकी आंतरिक ऊर्जा हो गई ई बी। तो यहाँ पे अंतिम ऊर्जा हो गई, ये हो गई अंतिम ऊर्जा, अंतिम अवस्था की ऊर्जा। ऊर्जा का बात आती है, ये समझ लेना कि आंतरिक ऊर्जा की बात हो रही है। और ये हो गई आपकी प्रारंभिक अवस्था की ऊर्जा। हमें पता नहीं है कि प्रारंभ में कितनी ऊर्जा थी और अंत में, हमको ये पता है कि इन दोनों के मध्य ऊर्जा का कितना अंतर है, वो हमें पता है ना भाई, ये ज्यादा है या ये कम है, या ये ज्यादा है या ये कम है। ठीक है, हमें वास्तविक रूप से ऊर्जा के मान को ज्ञात नहीं, ऊर्जा का मान का पता नहीं है, केवल किसका पता होता है? कि इन दोनों में जो डिफरेंस है उसका पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा का वास्तविक परिणाम प्राप्त नहीं होता है, बल्कि क्या प्राप्त होता है? इन दोनों में जो अंतर है वही प्राप्त होता है। क्या होता है? इन दोनों में जो अंतर है उसको हम सरलता से प्राप्त कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस होता है, अंतिम अवस्था की ऊर्जा और प्रारंभिक अवस्था की ऊर्जा में कितने का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल सकते हैं कि जो डेल ई बराबर अंतिम अवस्था में ऊर्जा ई बी माइनस ई ए, ये हो गया। तो यहां पे लिख सकता हूं आंतरिक ऊर्जा, इसी के अंदर लिख देता हूं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना है? डेल ई। परिवर्तन का मान सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं, सरलता से ज्ञात कर सकते हैं, आराम से, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, प्रारंभ अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था में जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो गया? ऊर्जा में परिवर्तन का मान हो गया। और ये मान किस पे डिपेंड करता है? अवशोषित ऊष्मा और किए गए कार्य पर। ठीक है, जो कि हम क्या पढ़ेंगे? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में पढ़ेंगे टोटल, ये कैसे डिफरेंस होता है। तो ये आंतरिक ऊर्जा के बारे में है, और भी कुछ है लिखा देते हैं, देख लेना, कोई समस्या हो तो बता देना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, आंतरिक ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है। मात्रात्मक, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसको, मात्रात्मक गुण है, जो कि पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, जो कि पदार्थ की
मात्रा पर निर्भर करता है। ओके। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पदार्थ की मात्रा अगर चेंज करोगे तो उसकी आंतरिक ऊर्जा भी क्या होगी, चेंज होगी। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करती है। इसके बाद में पांचवा ऊर्जा, ऊर्जा बोल दो या आंतरिक ऊर्जा बोल दो, एक ही बात है। ऊर्जा एक बीजीय राशि है, एल्जेब्रिक बीजीय राशि है, जिसका मान क्या होता है, जिसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि ऊर्जा एक अवस्था फलन है, अवस्था फलन है, ये चीजें आप पहले पढ़ चुके हो। वैसे चूंकि ऊर्जा एक अवस्था फलन है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे डिपेंड करती है। चूंकि ऊर्जा एक अवस्था फलन है, अतः चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। कैसे होगा शून्य, देखो विथ एक्सप्लेन। ओके। ए से बी अवस्था में गया, बी से वापस अपनी अवस्था में आ गया, पहले भी इसी में था, बाद में भी वो इसी अवस्था में आ गया। ठीक है। प्रारंभ में जितनी ऊर्जा थी उतनी ऊर्जा अंत में रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर अवस्था सेम है तो ऊर्जा भी सेम है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे जो ऊर्जा है वो अवस्था फलन है, अवस्थाओं पे डिपेंड करता है, प्रारंभ में कहा था और अंत में कहा है। तो प्रारंभ में भी यही है और अंत में भी यही है। जब दोनों स्थितियां, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था अगर सेम है तो उनकी आंतरिक ऊर्जा भी सेम है, और जब आंतरिक ऊर्जाएं सेम हो गई तो उनमें अंतर क्या होगा, जीरो होगा। प्रारंभ में आंतरिक ऊर्जा E1, अंत में आंतरिक ऊर्जा E2। तो यहाँ पे है, यहीं पे है E1 और यहीं पे है E2। प्रारंभ में E1 थी, घूम घाम के वापस यहाँ आ गया E2। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, डेल E बराबर E2 माइनस E1। अंत में भी वही ऊर्जा और प्रारंभ में भी वही ऊर्जा। जब दोनों सेम है तो क्या आएगा, अंतर जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये तो हो गई अंतिम अवस्था में और प्रारंभिक अवस्था में दोनों ऊर्जाएं सेम होती है। तो यहां पे लिख सकता हूं, चूंकि E2 बराबर E1, E2 बराबर E1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन इन साइक्लिक प्रोसेस DE, तब भी इसका मान क्या आएगा, जीरो आ सकता है। तो ये भी एक प्रकार से सही है और ये भी एक प्रकार से, मतलब प्रारंभ में वही एनर्जी रहेगी, अंत में भी वही एनर्जी रहेगी। कंडीशन क्या है, कौन सी अवस्था में, चक्रीय। ये चीज याद रखना है और बाकी में नहीं होगा, केवल चक्रीय। चक्रीय का मतलब पहले जैसे में आपने पढ़ा होगा कि विस्थापन पढ़ा है, जैसे मैं यहाँ पे हूं, मैं घूम घाम के कहीं पे भी घूम के आ गया, वापस यहीं आ गया, तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य। क्योंकि प्रारंभ में भी वही हूं, अंत में भी वही हूं, तो विस्थापन शून्य। ऐसी बात इसमें है कि प्रारंभ में यहाँ पे था, घूम फिर के यहाँ पे वापस आ गया ना, चक्रीय प्रक्रम में पहले आता वापस यही आ गया, तो ऊर्जा सेम रहेगी। इसकी आंतरिक ऊर्जा पहले थी उतनी ही लास्ट में रहेगी। जब दोनों सेम हो गई, E2 बराबर E1, अंतिम ऊर्जा L इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। तो चक्रीय प्रक्रम में
जो आंतरिक ऊर्जा है उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। तो ये आपकी ऊर्जा से संबंधित पॉइंट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में आपके एक तो शून्य नियम और एक प्रथम नियम है। ठीक है, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ये नियम किस पर आधारित है, ताप पर या ऊष्मा पर आधारित होता है। तो लिख देना, यह नियम ताप की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, ताप की अवधारणा पर आधारित है। लिख लेता हूं थोड़ा। इस नियम के अनुसार यदि कोई दो वस्तुएं तापीय साम्य में होती है तो उन दोनों में उष्णता का मतलब ऊष्मा की मात्रा समान होती है। जैसे माना कि एक वस्तु है A, एक वस्तु है B। ठीक है, इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है। मतलब ये माना कि इसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये बात है। जब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, इस वस्तु को और इस वस्तु को, दोनों को, तो दोनों क्या करेंगी, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो इसको ऊष्मा देगा और ये लेगा। ठीक है, और एक ऐसी अवस्था आएगी कि दोनों क्या हो जाएगी, साम्य अवस्था में आ जाएगी। मतलब ना तो इसको देगी और ना इसको लेगी। मतलब दोनों की ऊष्मा क्या हो जाएगी, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका घट जाएगा। तो इसका 50 हो गया और इसका भी 50 हो गया। ठीक है, तो दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, समान। तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे, तापीय साम्य। तापीय साम्य का मतलब ये एनर्जी एक्सचेंज करके एक दूसरे की ताप को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में इसकी ऊष्मा की मात्रा और इसकी ऊष्मा की मात्रा क्या हो जाएगी, समान। अर्थात उष्णता की मात्रा क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अदर लैंग्वेज में अन्य शब्दों में लिख सकते हैं। अन्य शब्दों में शून्य नियम, अन्य शब्दों में मैं समझा देता हूं। अन्य शब्दों में माना कोई एक वस्तु है, A, एक वस्तु है B और एक वस्तु है C। ये तीन वस्तुएं हैं। ओके, माना एक वस्तु, ये प्रथम वस्तु, ये द्वितीय और ये तृतीय। माना प्रथम वस्तु किसी तीसरी वस्तु के साथ क्या होती है, तापीय साम्य में होती है। मतलब इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम है, इसकी उष्णता की मात्रा और इसकी उष्णता की मात्रा सेम है। यदि दूसरी वस्तु उस तीसरी वस्तु के तापीय साम्य में हो, मतलब ये और ये भी तापीय साम्य में है और जो दूसरी वस्तु है वो तीसरी वस्तु के भी साम्य में है। जब ये दोनों वस्तुएं तीसरी वस्तु के साम्य में होती है तो ये दोनों वस्तुएं आपस में भी तापीय साम्य में होगी। जब ये इसके तापीय साम्य में है, ये भी इसके तापीय साम्य में है, तो ये A और B दोनों तापीय साम्य में होगी। अर्थात इनकी उष्णता की मात्रा क्या होगी, समान। ये होता है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ठीक है, तो इसको हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं।
इस नियम के अनुसार कोई एक वस्तु किसी तीसरी वस्तु के साथ तापीय साम्य में हो, साम्य में होती है तथा दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु के तापीय साम्य में हो, तीसरी वस्तु के साथ तापीय साम्य में हो, तापीय साम्य में हो तो प्रथम वस्तु व द्वितीय वस्तु भी तापीय साम्य में होगी, तापीय साम्य में होगी, तापीय साम्य में होगी। ठीक है, अर्थात इनकी उष्णता की मात्रा समान होगी, उष्णता की मात्रा समान होगी। क्या होगी? समान। मतलब कोई एक वस्तु है, किसी तीसरी वस्तु के साथ तापीय साम्य में है और दूसरी वस्तु उस तीसरी वस्तु के साथ तापीय साम्य में है, तो कोई वस्तु जो कि एक प्रथम वस्तु है वो प्रथम वस्तु और द्वितीय वस्तु वो भी क्या होगी? तापीय साम्य में होगी। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझा देते हैं। माना प्रथम वस्तु ए, द्वितीय वस्तु बी व तृतीय या तृतीय वस्तु सी हो तो शून्य नियम के अनुसार क्या होगा? देखो, प्रथम वस्तु द्वितीय वस्तु और ये आपकी तृतीय वस्तु। यह है कोई वस्तु का मतलब प्रथम वस्तु। कोई वस्तु तीसरी वस्तु या तृतीय वस्तु के साथ क्या हो? तापीय साम्य में। मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ऐसे ही द्वितीय वस्तु या दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु के साथ तापीय साम्य में हो तो ऐसी स्थिति में ये और ये भी क्या होगी? यानी कि प्रथम और द्वितीय वस्तु भी क्या होगी? तापीय साम्य में होगी। क्या होगी? तापीय साम्य में होगी। ठीक है, तो यहां पे लिख देना तापीय साम्य। सभी का टेम्परेचर, सभी की उष्णता की मात्रा क्या हो जाएगी? समान। तो ये हो गया आपका शून्यता का नियम, शून्य का नियम। ओके, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।